नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद, अखबारी कागज, चीनी या फिर ऊनी वस्त्र? तो सही उत्तर है अखबारी कागज। दोस्तों, आप जानते हैं कि नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है और नेपा नगर में कागज उद्योग की स्थापना 1948 में की गई थी और नेपा नगर से अखबारी कागज का उत्पादन वर्ष 1950 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या कावेरी बेसिन? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। दोस्तों, गंगा नदी बेसिन के बाद गोदावरी बेसिन को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन माना जाता है और इसे यानी गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक नगर से 30 किलोमीटर पश्चिम में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर लगभग 1800 किलोमीटर तक प्रवाहित होकर मछलीपट्टनम नरसापुर के उत्तर और राजमहेंद्री से 70 किलोमीटर पूर्व 7 भागों कौशली, वृद्ध गौतमी, गौतमी भारद्वाजी, आत्रेयी और तुल्या वशिष्ठा में विभाजित होकर बंग सागर में प्रविष्ट हो जाती है। पैनगंगा और मजार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा पद्मश्री सभी प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण या पुलेला गोपीचंद? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, पुलेला गोपीचंद। दोस्तों, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी पी गोपीचंद एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2001 में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाले पी गोपीचंद को 2016 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे उत्कृष्ट बैडमिंटन प्रशिक्षक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? तो सही उत्तर है वॉलीबॉल। दोस्तों, आप जान लीजिए लिब्रो खेल का संबंध वॉलीबॉल से है। इसके मैदान की लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। प्रत्येक दशा में एक टीम में 6 खिलाड़ी ही खेलते हैं और ये खेल रोटेशन पद्धति के आधार पर खेला जाता है। इस खेल की शुरुआत 1895 में होलियोक अमेरिका में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद या लोदी? तो सही उत्तर है तुगलक वंश का। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक के नाम से जाना जाता है, इसका शासनकाल 1320 से 1325 रहा। ये दीपालपुर का सूबेदार था जिसने 5 सितंबर 1320 को अंतिम खिलजी वंश के शासक खुसराव शाह को पराजित करके तुगलक वंश की नींव डाली थी। तो गाजी मलिक जो है वो तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप? तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारत के पुरातत्व अन्वेषण का कार्य 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से प्रारंभ हुआ। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना के बाद अनेक खोज और उत्खनन हुए। अलेक्जेंडर कनिंघम के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और तत्कालीन प्रांतीय सरकार दोनों ने गहन सर्वेक्षण किए थे। तो याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो उत्तर है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। दोस्तों, आधुनिक भारतीय समाज के जन्मदाता, पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय एक विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में 1722 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और ब्रह्म समाज आंदोलन और सती प्रथा को बंद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भारतीय नवजागरण के जनक की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? ऑप्शन देखिए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से या विधान परिषद से? तो सही उत्तर है
पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। दोस्तों 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पीछे इन्हीं दो अधिकारियों का योगदान था। मिंटो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और जॉन मार्ले इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस एक्ट के तहत कुछ पंजीकृत निकायों और संस्थाओं को अपना सदस्य मनोनीत करने का अधिकार था और इस एक्ट के तहत दिए गए निर्देशों के मुताबिक निर्वाचित कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया था। इस निर्देश के मुताबिक मुस्लिमों, जमींदारों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय चुनने का अधिकार दिया गया और इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि जहां विभिन्न समुदाय और प्रतिरोधी विचार हों वहां पर उचित प्रतिनिधित्व असंभव है। इन्हीं कारणों से मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था 1909 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो उत्तर है 1881 यानी 1881 में। दोस्तों भारत में जान लीजिए कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी, लेकिन नियमित और वैज्ञानिक ढंग से पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में की गई। और आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना ये भारत की 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको बताना है 1980, 1974, 1981 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1974 में, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक जो है सांविधिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत 1974 में किया गया था और ये पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। तो याद रखिएगा, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये 1974 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो एम्बलिका ऑफिसिनेलिसिस, पेपेवर सिम्नोफेरम, रेवाल्फिया सर्पेंटाइना या फिर सिनकोना स्पीसीज। तो सही उत्तर है अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सिम्निफेरम है। दोस्तों आप जान लीजिए कि अफीम में 12% तक मार्फिन पाई जाती है, जिसको प्रसंस्कृत करके हेरोइन नामक मादक द्रव्य तैयार किया जाता है। अफीम का वानस्पतिक नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन। तो सही उत्तर है एक्सक्रीशन। मानव में गुर्दे एक्सक्रीशन प्रणाली के अंग हैं। गुर्दे का प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन यानी रक्त शोधन करना है। गुर्दा शरीर में खून का शुद्धिकरण, पानी, अम्ल और क्षार का संतुलन, रक्तचाप, रक्त कणों और कैल्शियम पर नियंत्रण का कार्य करता है और ये शरीर में नई लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने वाले हार्मोन को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, हास्य गैस या लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण अवयव है जो हास्य गैस के नाम से जाना जाता है और इस गैस को जो है निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो ये अवधि आप जानते हैं 1 अप्रैल 2012 से ये योजना प्रारंभ हुई थी और 2012 से 2017, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हुई और इस योजना का उद्देश्य तीव्र धाड़ी और अधिक समावेशी विकास था। इस योजना में सब्सिडी को जीडीपी के 1% से 2% करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आप जान लीजिए दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो है निर्माण करता है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और पंचवर्षीय योजनाओं का जो सिस्टम था वो समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? एसपी गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति या नरसिम्हा समिति।
तो सही उत्तर है इंडिया विजन 2020 योजना आयोग की एक रिपोर्ट है जो पूर्व सदस्य एसपी गुप्ता के नेतृत्व में तैयार की गई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को तैयार करने में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम के साथ साथ योजना आयोग के विशेषज्ञ समिति और मैकेंजी एंड कंपनी समेत कई अन्य लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दोस्तों 1955 में हुई थी। और आप जान लीजिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की तिथि 1 जुलाई 1955 है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया है और इसमें सरकार की हिस्सेदारी 61.55% है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपको बताना है कि वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं। कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु और सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? विजय केलकर, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अरुण जेटली या नरसिम्हा। तो सही उत्तर है विजय केलकर। दोस्तों, सबसे पहले 2003 में प्रत्यक्ष कर पर गठित विजय केलकर समिति ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का सुझाव दिया था। इसके बाद सबसे पहले वित्त वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में 1 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु और सेवा कर लागू करने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। तो सही उत्तर है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। दोस्तों, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सामान्यतः सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ईंधन ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, व्यक्तित्व पर आधारित है। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है राजेंद्र सिंह को। दोस्तों, राजेंद्र सिंह पर्यावरणविद हैं जिन्हें जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्तनधारियों में श्वसन होता है कैसे? क्लोम के द्वारा, श्वास नली द्वारा, त्वचा द्वारा या फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा। तो सही उत्तर है स्तनधारियों में जो श्वसन होता है वो फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा होता है। दोस्तों, स्तनधारी संघ जो है कार्डेटा वर्ग का है और इसी संघ कार्डेटा वर्ग के अन्य जीवों में श्वसन प्रक्रिया जो है अन्य तरह से होती है। मत्स्य यानी मत्स्य वर्ग में गिल्स के द्वारा, एम्फीबिया में क्लोम त्वचा फेफड़ों के द्वारा, सरीसृप में फेफड़ों के द्वारा और पक्षी में फेफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्तनधारियों में जो श्वसन है वो फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। आप जान लीजिए भारत की स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करती है। देखिए, बांग्लादेश सर्वाधिक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत से इसकी सीमा 4096 किलोमीटर, चीन से 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3310 किलोमीटर, नेपाल से 1752 किलोमीटर, म्यांमार से 1458, भूटान से 587 और अफगानिस्तान से मात्र 80 किलोमीटर सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, दिल्ली, कालिंजर या सोनारगांव। तो सही उत्तर है सासाराम में। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है और इस मकबरे को भारतीय अफगान वास्तुशिल्प के भव्य नमूनों में से एक माना जाता है। ये ईंटों से बनी एक शानदार इमारत है जिसमें अंशतः पत्थर लगे हैं और ये लगभग 305 मीटर वाले भव्य तालाब के मध्य में पत्थर के एक बड़े चबूतरे पर खड़ी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
तो सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक और वित्तीय संस्था है। ये एक अनुसूचित बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक कौन हैं? हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो सही उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन और गंधहीन गैस है और सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ये ओजोन परत के ह्रास के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस है। ये अत्यधिक अस्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से 100 वर्षों तक बना रहता है। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे केस और फोम के निर्माण तथा अन्य प्रसाधन अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग बढ़ा था। तो याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC ये ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला रसायन है। अगला प्रश्न सामान्य भूगोल से है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए आइसोबार, आइसोहाइट, आइसोथर्म या आइसोहेलाइन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइसोहाइट, ऑप्शन बी। दोस्तों समान वर्षा वाले क्षेत्रों या स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोबार, समान ताप वाले जो है बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं को आइसोथर्म और समुद्री सतह की समान खारेपन की मात्रा को व्यक्त करने वाली परत या सतह को आइसोहेलाइन कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है गरीबी हटाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, समावेशी विकास या अपवर्जी विकास? तो सही उत्तर है गरीबी हटाओ। दोस्तों योजना आयोग द्वारा निर्मित 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च 1979 को समाप्त होनी थी, लेकिन 1977 में जनता पार्टी सरकार के केंद्र में आने के बाद इस योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था और इस योजना में 4.9% विकास दर हासिल की गई थी और इसका लक्षित विकास दर 4.4% था। तो गरीबी हटाओ ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम? तो सही उत्तर है सिक्किम। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत के दूसरे सबसे छोटे राज्य सिक्किम, जिसका क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा पश्चिम की तरफ से नेपाल, उत्तर में तिब्बत यानी चीन और पूरब में भूटान से लगती है। भारत के राज्य और उनकी सीमा को स्पर्श करने वाले जो देश हैं, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार को, मेघालय बांग्लादेश को,